नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर में हम देखें तो उसके आसपास भी क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी, है ना। यानी कि कोई करंट कैरिंग वायर भी अपने आसपास क्या रखता है, एक मैग्नेटिक फील्ड, वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करेगा अगर कोई वायर है उसमें करंट है, या फिर अगर कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा हो तो वो भी मैग्नेट की तरह काम करेगा। इस चैप्टर में हम समझेंगे मैग्नेटिज्म के बेसिक। ये मैग्नेट कहाँ से आई स्पेशली, है ना, मैग्नेट कहाँ से आई। सबसे पहले मैग्नेट के बारे में किसने बताया, तो हाँ, एक सबसे पहले क्या था, ग्रीस में एक जगह थी, वहां थोड़ा ऊंचाई पे थी, है ना ऐसे। तो होता ये था कि जैसे अब कहीं पर कोई गाड़ी वगैरह वहां जाती थी तो उसे कुछ अट्रैक्ट कर रहा था, कोई चीज उसे क्या कर रही थी, अट्रैक्ट। तो चीजें वो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ चलती हैं, लेकिन उसके आसपास अगर गाड़ी चली गई तो जो है लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड की तरफ चल रही है जबकि इंजन बंद है। अगर गाड़ी गियर में ना लगावें, वैसी बस नॉर्मली उसे खड़ी करें, तो क्या होगा कि वो लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड की तरफ चल रही थी, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे, मतलब एक तरह का अट्रैक्शन था वहां। तो जब उसके बारे में अब और खोजबीन करी गई तो ये एक साइंटिस्ट था, है ना, ये था थेल्स ऑफ मिलेटस। कब की बात है ये है लगभग सन शताब्दी से 600 साल पहले, यानी कि अब से अगर हम देखें तो अब से 2500 साल पहले, है ना। एक ये कोई व्यक्ति था, साइंटिस्ट था, तो इसने देखा कि भाई, इसके लिए इसने खोज की कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये अट्रैक्शन यहाँ पे इस तरह का क्यों हो रहा है। तो कोई भी आयरन की पार्टिकल्स है, आयरन की कोई चीज है, निकल की है, कॉपर की है, तो वे अट्रैक्ट हो रही है वहां पे जाने के बाद। तो वहां ऐसा क्या है, तो वहां पे ऐसा क्या है कि जो अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसने देखा कि यहाँ पे एक तरह का क्या है, एक पर्वत, एक पहाड़, एक मटेरियल का बना हुआ है, खास तरह के मटेरियल का। किस चीज का, आयरन का। अब आयरन का एक और होता है आयरन, जिसके कहते हैं मैग्नेटाइट, या उसे कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4, है ना। अब यहाँ पे एक क्या होगा, आयरन का एक और होगा जिसे क्या कहेंगे, मैग्नेटाइट। आयरन 2,3 ऑक्साइड भी कहते हैं, क्या कहेंगे, आयरन 2,3 ऑक्साइड। तो वो ऐसा होता है, आयरन के दो ऑक्साइड हैं, एक होता है FeO फेरस ऑक्साइड, एक होता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। अगर आप इन दोनों को आपस में मिला दो तो ये बनेगा Fe3O4। अब इसे मैग्नेटाइट कहते हैं। है क्या, भी क्या है, ये आयरन का कंपाउंड है, इसका और है। तो आयरन का एक खास तरह का एक और था वहां पे, वो मटेरियल था, इस मटेरियल की वजह से वहां पे क्या हो रहा था कि जो आयरन के पार्टिकल्स थे वे अट्रैक्ट हो रहे थे। तो अब इसे क्या कहा गया बाद में, यही क्या बनी, मैग्नेट। और इसे कहा गया ये क्या है, तुम्हारी परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट है, नेचुरली अकरिंग, जो बिल्कुल एकदम से प्रकृति में मिल रही है। बाकी अब जो मैग्नेट हम देखते हैं ये सारी की सारी क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्योंकि एक चीज फिर धीरे धीरे पता चला कि अगर हम आयरन की किसी वस्तु को इस तरह की मैग्नेट पे, इस मैग्नेटाइट पे, आयरन के इस ओर पे हम उसे रगड़े, रब करें, तो वो भी क्या हो जाएगी, एक तरह की वो भी मैग्नेट बन जाएगी। तो वो जो मैग्नेट बनेगी वो क्या होगी, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये जो है ये क्या है, नेचुरल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट हमारी होती है मैग्नेटाइट, ठीक। अब इसका इस्तेमाल जब इसे पता चला हमें कि भाई चलो इस तरह की मैग्नेट है जो आयरन को अट्रैक्ट कर रही है, ये हो रहा है, वो सब चीजें चलती गई, तो चाइना में फिर एक और नई चीज निकल आई। चाइना वालों ने कहा कि ये तो दिशा भी बताती है, अगर आप इस तरह से मैग्नेट को आप इसे जो है धागे में बांध के लटका दो तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अपने आप को अलाइन करती है, एक खास डायरेक्शन में आकर रुकेगी। आप फिर घुमाओ फिर वहीं आएगी, फिर घुमाओगे फिर वहीं आ जाएगी। तो जब ये पता चला तो इसका इस्तेमाल होने लगा डायरेक्शंस के लिए। अब देखो, नाविक होते थे पहले, अब डायरेक्शन के लिए और कुछ था नहीं, है ना। क्या वे क्या देखते थे, दिन में सूरज और रात में तारे, उन्हें देख के चलते थे कि भाई ये जो है इस तरह का खास कॉम्बिनेशन है, हमें इस तरफ जाना है फिर इस तरफ जाना है। दिन में सूरज को देखते चलते रहते थे। अब फिर उनके पास क्या आई, मैग्नेट, तो उसने मैग्नेट का इस्तेमाल किया। तो उसे कहने लगे कि ये दिशा पत्थर है। उन्हें क्या कहा कि ये क्या है, ये क्या है, दिशा पत्थर है। तो उसका सबसे पहले नाम क्या रखा गया, दिशा पत्थर, है ना, दिशा पत्थर है। मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट है, मैग्नेट है, फिर क्या कहा इसे, क्या है ये,
दिशा पत्थर, दिशा बताने वाला पत्थर एक खास दिशा में आके रुकता है। क्लियर? तो ये कुछ इसका पास्ट था। तो कह रहा है ग्रीक का फिलोसफर था एक, थेल्स ऑफ मिलेटस। इतने बीसी में उसने देखा कि कुछ स्पीसीज जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो कहाँ पे थी वो जगह थी ग्रीस में, जिसे कहते थे मैग्नीशिया, है ना, मैग्नीशिया इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैग्नीशिया इन एशिया माइनर। तो एशिया माइनर में, यहाँ पे मैग्नीशिया में, ग्रीस में, वहां पे ये जो है स्टोन पाया गया, ये जो मटेरियल वहां पाया गया मैग्नेटाइट। ठीक है, और ये हमारा मैग्नेटाइट जो है क्या होता है, Fe3O4 आयरन 2,3 ऑक्साइड। ठीक, ये क्या था, नेचुरल मैग्नेट। फिर इसके बाद हमने पढ़ाई बार मैग्नेट। अब देखते होंगे स्कूल में आपने देखे होंगे बार मैग्नेट होती हैं। तो ये जो बार मैग्नेट है या हॉर्स शो मैग्नेट होती हैं, तो बार मैग्नेट, हॉर्स शो मैग्नेट, ये सारी की सारी क्या है, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है, जो हमने इस मैग्नेट से उन्हें रब करके ऐसे करके कुछ तरीके से बना रखी हैं। क्लियर है पॉइंट? चलो फिर अब जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो चार्जेस होते हैं वे आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, रिपल्सन करते हैं। लाइक चार्ज होंगे तो रिपल्सन करेंगे, अनलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन करेंगे। उसी तरीके से ठीक मैग्नेट के पास क्या होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स। चार्ज के पास भी क्या होते हैं, पोल्स, प्लस और माइनस। तो मैग्नेट के पास भी क्या होंगे, पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अब समझो जैसे ये मान लो नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल। तो जो मैग्नेट के पोल्स होंगे और वहां पे जो चार्जेस थे, तो यहां वहां के चार्ज और यहां क्या है, पोल, तो वहां पे चार्ज की स्ट्रेंथ होती थी उसकी वैल्यू कि कितने कोलाम का है। और यहाँ पे जो मैग्नेट के ये पोल है, हम यहाँ पे होगा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। इनके पोल के स्ट्रेंथ को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, जिसे कहेंगे स्मॉल एम। ठीक है, अब अलग अलग ना बना के एक ही सिंगल मैग्नेट भी होगी तब भी एक ही बात है। ये एक मैग्नेट है, इधर क्या है नॉर्थ और इधर है साउथ। ठीक है, तो ये इनके पोल्स हैं, ये क्या है दोनों पोल्स। तो अब यहां पे होगा नॉर्थ और यहां साउथ, तो यहां पे इस पोल स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं, एम। क्योंकि सेम मैग्नेट के पोल है तो दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो इधर की तरफ अब किसे प्लस लें और किसे माइनस, जैसे चार्जेस या प्लस माइनस होते हैं वैसे इसमें भी तो होंगे। तो मुझे बताओ प्लस के चार्ज में से लाइंस निकलती हैं और माइनस में एंटर करती हैं। तो इसमें से भी जिसमें से लाइंस निकल रही होंगी उसे क्या मानेंगे, प्लस, और जिसमें एंटर कर रही होंगी उसे क्या मानेंगे, माइनस। तो निकलती किस में से है, नॉर्थ में से, एंटर किस में करती हैं, साउथ में। तो नॉर्थ वाला जो होगा वो होगा प्लस एम और साउथ वाला होगा माइनस एम। ठीक है, एक मैग्नेट रखो। अब एक मैग्नेट के दो पोल हम समझ नहीं पाएंगे, जो अट्रैक्शन तो इनमें भी हो रहा होगा लेकिन ऐसे नहीं समझ आ रहा। तो हम क्या करें, इन्हें अलग अलग पोल्स ले लो। क्या दो मैग्नेट है, इधर एक नॉर्थ है और उधर उतना ही क्या है, कोई साउथ, या फिर कोई और मान लो इसका अलग पोल स्ट्रेंथ है, इसका अलग है, तो इसका पोल स्ट्रेंथ कितना होगा, प्लस m1 और इसका पोल स्ट्रेंथ है माइनस m2। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वहां पे हम क्या मानते थे, आधी थी, यहां पे भी क्या मानोगे, आध। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो अब नॉर्मल सी बात है, वहां पे जिस प्रकार चार्जेस में फोर्स लग रहे थे, यहां पे इस प्रकार क्या होगा, पोल्स में फोर्स लगेंगे। एक पोल दूसरे पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। तो लाइक पोल होंगे, नॉर्थ नॉर्थ है तो क्या करेंगे, रिपल्सन। अनलाइक पोल होंगे तो अट्रैक्शन। तो वो अट्रैक्शन या रिपल्सन कितना होगा, वो फोर्स कितना अप्लाई होगा, उसके लिए क्या आ गया यहाँ पे, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। जैसे उसमें था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस के बीच में जो कूलम्ब्स का लॉ था फोर्स के लिए, वैसा ही इसमें भी है। तो इसमें क्या बताएगा, उसमें क्या था कि जो फोर्स होगा दो चार्ज के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। इसमें क्या है बेटी, वैसे ही इसमें क्या है, पोल स्ट्रेंथ है ना, इसमें पोल स्ट्रेंथ है, वहां चार्ज था, वहां जो काम चार्ज कर रहा था यहां पे वही काम कौन करेगा, पोल स्ट्रेंथ करेगी। ठीक है भाई, पोल है, ये नॉर्थ पोल है, अब इसकी स्ट्रेंथ कितनी है उसे आप कैसे बताओगे, तो उसके लिए तो कोई वर्ड होगा। तो इसके पोल की स्ट्रेंथ के लिए क्या है, m1 है। ठीक है, वहां पे पोल की स्ट्रेंथ के लिए क्या था, चार्ज था, q1 q2। वही सेम यहाँ पे क्या है, m1 m2, स्मॉल m1 और स्मॉल m2। बात समझ आई। तो जो फोर्स इन दोनों पोल्स के बीच में लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बीच, किसका, m1 इंटू m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और अगर ये दोनों इक्वेशंस में एक साथ लिखूं, फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैं लिखूंगा फोर्स प्रोपोर्शनल है किसके, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के। पॉइंट है, अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट उस हिसाब से होगा कि जो लाइंस होंगी यहाँ पे नॉर्थ में से लाइंस निकल रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और साउथ में एंटर कर रही होंगी, तो वे जो लाइंस है सपोज 50 लाइन नॉर्थ में से निकली और 50 साउथ में एंटर हो रही है, तो टोटल मिला के कितनी मान लो 100 लाइंस है जो फोर्स लगा रही। अब ये जिस मीडियम में रखा है उस मीडियम में, वो मीडियम कुछ इस तरह का है कि वो लाइंस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। तो कुछ तरह के मीडियम है, इनके मीडियम की एब्जॉर्बिंग पावर नहीं होती। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती थी, मीडियम की एब्जॉर्बिंग पावर, जिसे क्या कहते थे, परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब कि कोई मीडियम कितनी सारी लाइंस को एब्जॉर्ब करेगा। यहां पे क्या होती है, परमिएबिलिटी, कोई मीडियम कितनी सारी लाइंस को अपने अंदर से पास होने की परमिशन देगा। समझ रहे हो? तो जितना परमिएबिलिटी ज्यादा होगा उतना फोर्स ज्यादा होगा या कम, ज्यादा होगा। ज्यादा परमिशन दे रहा है, कम परमिशन देगा, लाइन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो फोर्स भी कम लगेगा, कम लाइंस फोर्स लगा रही होंगी। तो मीडियम में यहां पे जो हम कांस्टेंट यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, परमिएबिलिटी। दैट मींस द परमिशन गिवन बाय ए मीडियम टू पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू इट। तो परमिशन है जो उस मीडियम ने दी है कि उस मीडियम में से कितनी सारी लाइंस पास हो सकती हैं। ठीक है, तो उस परमिशन को क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। ठीक है, तो यहां पे जो कांस्टेंट आएगा वो के ही होगा। सपोज स्टार्टिंग में जो कांस्टेंट होगा एफ इक्वल टू क्या होगा, के m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस के की जो वैल्यू होगी, के की वैल्यू होगी म्यू अपॉन 4 पाई। के का वैल्यू क्या होगा, म्यू अपॉन 4 पाई। और म्यू हमारा क्या है, म्यू हमारा है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी तो अगर एयर में है तो म्यू नोट, यानी कि परमिएबिलिटी ऑफ एयर, और अगर मीडियम में है तो म्यू एम, परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम। बात समझ आई? ठीक है, तो अब यहां पे के की, अब फॉर एयर, एयर के लिए अगर मैं लिखूं फॉर एयर, तो जो फोर्स होगी उसे क्या कहेंगे, एफ नोट। एफ नोट दैट इज इक्वल टू के की वैल्यू म्यू नोट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और किसी मीडियम के लिए लिखूं फॉर मीडियम, तो मीडियम, अब ये म्यू नोट यहां पे क्या है, ये भी लिख दो कि म्यू नोट क्या है यहां पे, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। और अगर किसी मीडियम के लिए देखेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, एफ एम दैट इज इक्वल टू म्यू एम अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहां पे जो म्यू एम होगा ये होगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बात समझ आई। अब वहां पे क्या था, देखो जब हमने रेशो निकाला था, है ना, रेशो निकाला था, तो क्या रेशो आया था उसमें, एफ नोट अपॉन एफ एम, है ना, जो पहले वाले चैप्टर में निकाला था रेशो, एफ नोट अपॉन एफ एम। कितना आया था ये, एफ नोट अपॉन एफ एम कितना आया था, एप्सिलम एम अपॉन एप्सिलम नोट, और दैट इज एप्सिलम आर, या हम कहते थे के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें क्या था, ये जो थी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी परमिटिविटी। अब इसमें जो परमिएबिलिटी है वो कैसी बैठती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे आप क्या करोगे, अब म्यू एम अपॉन म्यू नोट निकालने के लिए एफ एम अपॉन एफ नोट करोगे। क्या करोगे, एफ एम अपॉन एफ नोट। तो एफ एम की वैल्यू कितनी आई हमारी, म्यू एम अपॉन में 4 पाई m1 m2 अपॉन
आर स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नोट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज क्या होगी, कैंसिल। तो कितना आया यहाँ पे म्यू m अपॉन म्यू नोट। देखो उसमें ये इनवर्स हो गया था, इनवर्सली अपोज, ये डायरेक्टली है, तो ये म्यू m अपॉन म्यू नोट, यानी कि परमेबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमेबिलिटी ऑफ एयर, और इसे कहते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ये है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो आंसर हमारा ये होगा कि एफ एम अपॉन एफ नोट दैट इज इक्वल टू म्यू एम अपॉन म्यू नोट दैट इज इक्वल टू म्यू आर। और ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ध्यान रखियो, इसमें सबसे ज्यादा यूज किसका है, म्यू एम अपॉन म्यू नोट इक्वल टू म्यू आर का। ठीक है, कि परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ एयर दैट इज इक्वल टू रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ये सिंपल है। अब सपोज डेंसिटी, अब रिलेटिव डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है बताओ, किसी की भी रिलेटिव डेंसिटी, मास डेंसिटी रिलेटिव की क्या होती है, डेंसिटी ऑफ एनी मीडियम टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर से किसी भी डेंसिटी को हम तुलना कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। जो भी आए, जो नंबर आएगा हम बताएंगे कि किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी पता करना है, वो सपोज कितना आया 4, इसका मतलब क्या है कि इस सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से 4 गुना ज्यादा है, उसे कहते हैं रिलेटिव। किसी के रिलेशन में कोई चीज नापनी। तो यहां पे परमिएबिलिटी है, तो ये मीडियम की परमिएबिलिटी, किसी भी मीडियम की, वाटर की है, किसी की है, तो ये परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ एयर। जो भी ये नंबर आ रहा होगा, ये नंबर हमें बताएगा कि मीडियम का परमिएबिलिटी एयर के परमिएबिलिटी से कितने टाइम्स ज्यादा है। अगर ये नंबर 100 आया, दैट मीन्स ये जो मीडियम है ये एयर के हिसाब से 100 टाइम्स परमिशन ज्यादा दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को निकलने के लिए। बात समझ आई, ये होता है रिलेटिव। तो एयर के हिसाब से नापते हैं वहां भी और यहां भी, मतलब चैप्टर 1 में भी, चैप्टर 1 में भी आप देखोगे क्या था, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट बराबर एप्सिलॉन आर था। एप्सिलॉन आर को हम के कहते थे, इसे कहते थे के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो था तो यही, इसे कहेंगे क्या हम, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। वैसे यहां है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ एयर दैट इज रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया, समझ आया? तो ये हमारा था, ये कंप्लीट पूरा, ये क्या था, कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में अगर कूलॉम्स लॉ को हम देखें तो किस तरह देखेंगे, तो वहां जो काम चार्ज कर रहे थे यहां पे वो काम कौन करेंगे, पोल स्ट्रेंथ करेंगे। क्या ये बात समझ आई, सब क्लियर हो? चलो अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक डाइपोल। अब जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल थी, यहां पे क्या होंगी, मैग्नेटिक डाइपोल होंगी। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल थे तो कैसे थे बताओ जरा, कैसा क्या होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। बहुत छोटी दूरी पे दो इक्वल और अपोजिट चार्ज रखे हो तो उसे कहते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब वहां पे तो चार्ज थे और यहां क्या है, पोल स्ट्रेंथ। यहां पोल स्ट्रेंथ है, यहां पे एक्चुअली में क्या होगी, पोल स्ट्रेंथ होगी। तो मैग्नेटिक डाइपोल हमारा कैसा होगा कि एक कंफर्टेबल जोन, क्या कहें इसे, कंफर्टेबल जोन, जो एक क्या है, कल्पना। कंफर्टेबल जोन एक कल्पना है कि मैं ऐसा करूं तो कंफर्ट हो जाएगा, ऐसा कर लूं तो हो जाएगा, मैं वहां पे चेयर रख लूं, हवा लगेगी, गर्मी नहीं लगने की, और ज्यादा कंफर्ट हो जाएगा। अब जितना कंफर्टेबल जोन की तरफ भागोगे आपको पता चलेगा लास्ट में, कब पता चलेगा, जब मरोगे, लास्ट में मिलो कि एक्चुअली में मैं एक दौड़ मैं जी रहा था, एक दौड़ थी बस कंफर्टेबल जोन की, पर वो मेरी कल्पना ही थी। कंफर्टेबल जोन काम कुछ होता ही नहीं, कुछ नहीं। तो उसमें भी दिक्कत होगी ना, उसमें भी परेशानी होगी, तो कभी नहीं जाने की, वो तो ऐसी ही रहेगी। तो मैग्नेटिक डाइपोल है, जैसे वहां पे चार्जेस थे वहां, यहां पे क्या होगा, नॉर्थ साउथ पोल होंगे,
और वहां चार्ज का काम कर, यहाँ पे कौन करेगा, पोल स्ट्रेंथ, इन पोल्स की स्ट्रेंथ। तो इसकी नॉर्थ की क्या कहेंगे, इसे नॉर्थ प्लस होगा कि माइनस होगा, और नॉर्थ में से लाइन निकले वैसी प्लस में से लाइंस निकलती हैं इलेक्ट्रिक, इसे क्या कहेंगे प्लस एम, और इसे माइनस एम। ये पोल स्ट्रेंथ है। कितनी डिस्टेंस पे ये दोनों पोल्स आपस में, वहां पे हम क्या मानते थे 2a, यहां क्या मानेंगे 2l, थोड़ा अलग कर लो ताकि थोड़ी सी डिफरेंस हो, यहां क्या मानोगे 2l, द सेपरेशन बिटवीन द टू पोल। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल है। अब बताओ इस डाइपोल की एक डाइपोल मूवमेंट भी तो होगी, मैग्नेटिक डाइपोल की क्या होगी, एक डाइपोल मूवमेंट। तो उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या था, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसमें क्या होना चाहिए, सिंपल है, नेगेटिव क्या है यहाँ पे साउथ है, तो क्या होना चाहिए साउथ टू नॉर्थ। वहां पे डाइपोल मूवमेंट का सिंबल क्या था, कैपिटल पी। यहां सिंबल क्या होगा, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का सिंबल क्या होता है, कैपिटल एम। क्लियर है पॉइंट, तो बस सारा कुछ वही है, थोड़ा सा अंतर है। तो अब मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, ए डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। दो अनलाइक अलग अलग पोल्स हैं, एक नॉर्थ एक साउथ है, और दोनों के जो पोल स्ट्रेंथ है वे क्या है, सेम है, इक्वल है, और सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, जो कि एक दूसरे से बहुत ही छोटी दूरी पे सेपरेट हूं। तो वैसे एक अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल कहेंगे। ठीक, और हर एक मैग्नेटिक डाइपोल का क्या होगा, एक डाइपोल मूवमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो क्या कहेंगे बताओ, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला वहां पे क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या था, Q इंटू टू वे। यहां क्या होना चाहिए, यहां पे Q का काम कौन करेगा, M, सो M इंटू 2L। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ एनी पोल स्ट्रेंथ एंड द डिस्टेंस between magnetic poles is known as magnetic dipole moment। ठीक है, क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा कैपिटल एम, वो कितना होगा हमारा, एम इंटू 2L। ठीक है, अब छोटी छोटी बात जो अब काम की है, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, यूनिट बताओ, ऐसा यूनिट तो ये बता भाई साइंटिस्ट, कितनी होगी डाइपोल मूवमेंट, कितनी होगी डाइपोल मूवमेंट इसकी, ऐसा यूनिट, लेंथ की तो मीटर हो जाएगी, ये पोल स्ट्रेंथ है, इसका हमें थोड़ी पता, इसका तो पता ही नहीं। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट आप इसके दूसरे फॉर्मूले से निकाल लोगे हमेशा। अब इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितना लिखा है हम, m इंटू 2L, और इससे पहले पढ़ा था अगर डाइपोल एक करंट कैरिंग लूप की वजह से बन रहा हो, यानी कि एक लूप है, इसमें करंट इस तरह का है ना, क्लॉकवाइज करंट है, तो यहाँ पे एक एरो लगाओ, यहाँ एक एरो लगाओ, इनके एंड्स को जोड़ दो, क्या बन गया साउथ, तो इसके पीछे क्या होगा नॉर्थ। तो ये भी क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल है, और इस मैग्नेटिक डाइपोल का जो मूवमेंट होगा m, वो होगा बराबर NIA। n है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दैट कोइल, I है इसका करंट, और A है इसका एरिया। यहां से आप यूनिट निकाल लोगे हमेशा इस वाले से। तो इसमें n का तो कोई यूनिट नहीं, इसका यूनिट क्या है एम्पियर, और एरिया क्या है मीटर स्क्वायर, तो इसका ऐसा यूनिट होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा था मैग्नेटिक डाइपोल और इसका मूवमेंट। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या किया था, इस मैग्नेटिक डाइपोल की एक्सियल और इक्वेटोरियल पे क्या निकाला था,
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसे क्या कहते हैं बी, और उसकी यूनिट क्या है टेस्ला। ठीक है, तो अब वही करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। तो ठीक है, एक बार मैग्नेट है, यहां हमने मान लिया क्या है कि नॉर्थ और यहां है साउथ। ठीक है, और ये क्या है इसकी एक्सियल लाइन। इन दोनों पोल्स के बीच में अब पोल स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी प्लस एम और इसकी माइनस है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है 12। ये सेंटर पॉइंट है ओ। अब इस ओ सेंटर पॉइंट से सपोज हमें यहां पी पॉइंट पे क्या निकालना है, पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी आर। ठीक है, तो इस वाले पोल स्ट्रेंथ से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी यहां तक आर माइनस एल, और इस पोल की स्ट्रेंथ से जो डिस्टेंस है ये होगी आर प्लस एल। ठीक है, इस पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां पे तो टेस्ट चार्ज रखते थे हम +1 कूलम, यहां पे अब इसकी वजह से यहां पे क्या रखोगे टेस्ट पोल क्या रखोगे, तो +1 था ना वो, उसका वैल्यू 1 था, अब प्लस का था, यहां पे प्लस का क्या है नॉर्थ, तो यहां पे क्या रखोगे नॉर्थ पोल रखोगे यहां पे, और जिसका पोल स्ट्रेंथ कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेंगे रिपेल, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो बाहर की तरफ होगी, दैट इज मान लो कि वो है B1। ठीक है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो अंदर की तरफ होगी, उसे हम मान लेंगे B2। किसकी वजह से ज्यादा होगी साउथ की वजह से ज्यादा होगी। ठीक है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन जो बी एक्सियल होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा ये होगा साउथ की तरफ, एट्रैक्शन होगा ओवरऑल क्या होगा एट्रैक्शन। ठीक है, तो अब बी एक्सियल निकालना है, तो बी एक्सियल दैट इज इक्वल्स टू कैसे निकलेगा भाई B2, इसकी वजह से ज्यादा है साउथ है यहां पे, और माइनस B1। अब इनके फॉर्मूले रखेंगे, तो अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी एक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे क्या होगी, वहां पे क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर डिस्टेंस का, यहां पे क्या होगा फिर के क्यू का वैल्यू, क्यू का काम कौन करेगा m अपॉन वही है आर स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है ये साउथ वाले से जो डिस्टेंस है r माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस के एम अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। क्लियर है, ठीक वैसे ही है, बस करते जाओ फिर। अब यहां पे के एम क्या आ गया कॉमन, तो 1 बाई आर माइनस एल स्क्वायर और माइनस 1 बाई आर प्लस एल का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया आर माइनस एल आर प्लस एल, और इसका पूरे का क्या है होल स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर। अब इसे सोल्व कर लेंगे अपने आप। ठीक है, तो फाइनली इसे सोल्व करने के बाद स्क्वायर ओपन करेंगे, यहां पे भी होल स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा अंदर क्या बचेगा 4RL, और डिवाइड में यहां पे आइडेंटिटी यूज होगी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो बी एक्सियल हमारा होगा ये हो गया हमारा के एम इंटू, अब यहां पे क्या था क्या चाहिए हमें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा इसमें, जिसका फॉर्मूला है m इंटू 2l। तो m तो यहां पे है 2l चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है 4l, तो 4l में से 2l ले लो ना यहां पे, तो क्या लेंगे इंटू में 2l इंटू r, और ये 2 जो बचा इसमें से ये बाहर। ठीक है, और डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो बी एक्सियल ये बराबर होगा क्या m इंटू 2l क्या हो गया कैपिटल M, तो आ गया 2km r अपॉन आर स्क्वायर माइनस
एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां लिखेंगे एज द डाइपोल इज आइडियल, या हम लिखेंगे फॉर ए बार मैग्नेट टू बी शॉर्ट, या फॉर ए शॉर्ट बार मैग्नेट। क्या लिखेंगे? फॉर ए शॉर्ट बार मैग्नेट। शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए जो एल स्क्वायर है उसे क्या कह सकते हैं? एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो बी एक्सियल जो हमारा होगा ये कितना आ जाएगा? 2kmr अपॉन, अब ये आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर बचा, तो आर की पावर 4, इस पावर से ये कैंसिल होगा तो 2km अपॉन आर क्यूब। ठीक वैसे ही जैसे उसमें था 2kp/r³, तो वहां p था, यहां पे क्या होगा? m। वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, यहां क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वहां q मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट q इंटू 2a था, यहां पे क्या होगा? m इंटू 2l होगा। बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। तो ये मान लो बार मैग्नेट है और ये इसका हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, तो ये इक्वेटोरियल लाइन है। अब यहां पे क्या रखोगे बताओ बेटे? नॉर्थ, तो ये नॉर्थ पोल को क्या करेगी? रिपेल, और साउथ क्या करेगी? अट्रैक्ट। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की तरफ होगा, इसे हम कहेंगे क्या? B1 है ना। और इसकी ये जो होगा ये इधर की तरफ होगा, अट्रैक्ट होगा, तो इसे कहेंगे B2। अब जो हमारा B1 है वो B2 के बराबर ही होगा, क्योंकि देखो ये सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? सेंटर से जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इसे क्या कहते हैं? R। ये पूरी डिस्टेंस क्या होगी? 2l। तो ये आधी डिस्टेंस कितनी है? l। तो ये R है, ये l है, तो ये कितनी होगी? x। तो ये भी कितनी होगी? x। दोनों बराबर सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे B1 निकालो, B1 का वैल्यू और B2 का सेम ही होगा। कितना होगा? B के बराबर मान लिया। किसके बराबर होगा? B के। और वो कितना होगा हमारा? ये होगा km अपॉन x स्क्वायर। km जैसे उसमें था kq/r², तो k पोल स्ट्रेंथ कितनी इसकी? प्लस m, यहां पे माइनस m, तो km बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, x का स्क्वायर। और x हमारी कितनी होगी? x इज अंडर रूट, ये l है, ये हाइपोटेनस है, इसमें l है, ये बेस, और परपेंडिकुलर r है, तो r² प्लस l² का रूट, ये x है। ये दोनों बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे? b के। तो ये भी b है और ये भी b है। अब क्या करें हम इसका रेजोल्यूशन? तो रेजोल्यूशन करेंगे तो इधर की तरफ ये अगर एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, जैसा सेम उसमें किया था, तो इसका रेजोल्यूशन करेंगे इधर और इधर। तो यहां पे कितना आ जाएगा? b कोस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा b साइन थीटा। वैसे ही इसका रेजोल्यूशन करेंगे तो नीचे की तरफ और इधर की तरफ। तो ये एंगल कितना? अब यहाँ पे ये थीटा था तो ये थीटा है, अब ये थीटा है तो यहाँ जेड फॉर्म होगा, ये थीटा होगा। तो फिर अगेन इधर की तरफ क्या आ गया? b कोस थीटा, और इधर आ जाएगा हमारा b साइन थीटा। अब b साइन थीटा से b साइन थीटा क्या हो गया? कैंसिल, और b कोस कोस क्या हो गया? आपस में ऐड। तो सेम प्रोसीजर है। दोबारा बताऊं? मतलब फिगर देखो एकदम क्लियर है, आप चैप्टर 1 में जाओगे बिल्कुल सेम है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड आप देखोगे इधर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। इसका रेजोल्यूशन किया कोस साइन 2 कंपोनेंट बने, इसका रेजोल्यूशन किया कोस साइन 2 कंपोनेंट बने। साइन साइन कंपोनेंट अपोजिट थे, कैंसिल हो गए। कोस कोस एक डायरेक्शन में थे तो ऐड हो गए। एंगल ये भी थीटा था, ये भी थीटा था। ठीक है, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारा आएगा वो कैसा आएगा? इन दोनों को ऐड करके 2b कोस थीटा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा ई इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा कितना होगा? 2b कोस थीटा। अब इनकी वैल्यूज बस निकाल के आप रख दो इसमें। तो 2b का वैल्यू कितना? b का फॉर्मूला क्या होगा? km अपॉन x²। इवन कोस थीटा आप इस ट्रायंगल में से निकाल लो, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना? l, और हाइपोटेनस कितना है? x। तो l अपॉन x। तो b इक्वेटोरियल हमारा आ गया 2, अच्छा 2 यहां पर लिख लो कि k m की जगह m इंटू में
2L अपॉन x की पावर 3। ठीक है, तो m इंटू 2L क्या हो गया, कैपिटल M। तो B इक्विटोरियल ये हमारा हो जाएगा K कैपिटल M अपॉन x की पावर 3। तो x का फॉर्मूला कितना था, x का फॉर्मूला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3। अब इसे रूट को हटाऊं तो पावर कितनी है, 1/2। तो b इक्विटोरियल ये हमारी कितनी आ गई, के एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। फिर लिखूंगी फॉर ए शॉर्ट मैग्नेट। अब शॉर्ट मैग्नेट के लिए एल स्क्वायर को क्या करेंगे, नेगलेक्ट। तो B इक्विटोरियल फिर कितना आ जाएगा, के एम अपॉन आर की पावर 3। और इससे इस पहले वाले में क्या आया था एक्सियल में 2km/r³, इसमें कितना आया km/r³। मैंने कहा एक्सियल वाला यहां भी क्या होगा, इक्विटोरियल से डबल होगा। समझ आया। चलो नेक्स्ट, फिर आ गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप। अभी अभी हमने समझा था, सेम वही से रिपीट करेंगे। देखो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये तुम्हारा कोई लूप है ना, और इस लूप में कितना करंट है, सपोज आई करंट है। ठीक, अब आई करंट है इधर ऐसे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है, इधर आप एक एरो लगाओगे, इधर एक एरो लगाओगे, पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, इधर साउथ है उधर क्या है नॉर्थ। तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा बताओ, उसमें क्या डायरेक्शन आ रहा था हमारा, साउथ टू नॉर्थ। तो इसमें भी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ। ऐसे ए भगवान कैसा होगी, साउथ टू नॉर्थ, अंदर की तरफ ऐसे। ये पोल है, ऊपर की तरफ साउथ है, नीचे नॉर्थ है, तो डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा। डायरेक्शन किसकी, डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। और वैल्यू क्या होगी इसकी, फिर है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस किस के प्रोपोर्शनल होगा, करंट के, एरिया के और नंबर ऑफ टर्न्स के। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारा हो जाएगा NIE, और इसकी यूनिट क्या होगी, यहां पे एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी ऐसा यूनिट है।